2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बनाए गए थे, जिनके खिलाफ कोर्ट ने ठोस सबूत होने से इनकार किया। वहीं ब्लास्ट के समय सही फिंगरप्रिंट न होने की भी बात सामने आई और उसके अलावा ब्लास्ट में बम और आरडीएक्स का इस्तेमाल न होने की बात कही गई। अदालत ने कहा कि शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते। गवाहदार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो केस सर्कमटेंशियल एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमटेंस से प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। और तीसरी बात मुझे जो लगता है, जो इतना वक्त लगा है इस ट्रायल, वो बहुत इनऑर्डिनेट डिले है। वो इतना डिले क्यों हुआ? और मुझे लगा कि कई बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ऐसे विटनेस एग्जामिन किए गए जो होस्टाइल होते रहे। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार से ट्रायल खींची गई, लंबी टाइम वक्त चली। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। ये निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों, राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उमा भारती ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद वाला झूठ बोला था और इस दौरान उमा भारती भावुक भी हो गई थी। मालेगांव ब्लास्ट में आज 7 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं। इसमें से मैं सबको नहीं जानती थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को मैं जानती थी नाम से। साध्वी मेरे को बहुत प्रिय थी। इससे नई बात सामने आ गई कि एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए। वहीं कांग्रेस की इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, ये भी आपको सुनवाते हैं। सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें? अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा, निर्दोषों पर फर्जी केस थोपे। तो बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा निशाना, कांग्रेस नेता माफी मांगे, ये कहा अमित मालवीय ने। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने वोट बैंक की साजिश की। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अब कांग्रेस नेताओं को अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हूं, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी, जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां जवाब दें। उधर श्रीकांत शिंदे ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये 2008 में
जो मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ उसको भगवा आतंकवाद सैफरन टेररिज्म से जोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने की। जो इतने सालों से देश में होने वाले आतंकी हमले उनको क्लीन चिट देने का काम इतने सालों तक कांग्रेस ने किया, वहां पर उसके कॉन्ट्ररी एक भगवा दहशतवाद, ये कॉइन जो टर्म किया मिस्टर चिदम्बरम जी ने। उधर बीजेपी नेता राम कदम ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको सुनवाते हैं। तो को तक इन्होंने नहीं छोड़ा। हमारी साध्वी पर, जिन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे मेजर पर इन्होंने जबरन साजिश के तहत आरोप लगाया। यह हम नहीं कह रहे, उस समय जो जांच करने वाले अधिकारी है उन अधिकारियों ने खुल करके इस बात को कहा कि सरकार की ओर से उन्हें दबाव है, सरकार कांग्रेस की। यह सारा मामला केवल और केवल हमारे कुछ आरएसएस के नेता, कुछ हिंदू संगठन के नेता और समूचे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए यह कांग्रेस दल की साजिश थी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि जो न्यायालय का फैसला है उसको पहले पूरी तरह से देखना चाहिए, उसकी समीक्षा के बाद ही कोई उस पर टिप्पणी करना ठीक होगा। किस आधार पर उनका ये फैसला आया है, उसके पहले कोई इस पर वक्तव्य देना ठीक नहीं है। तो पहले वो फैसला पढ़ना जरूरी है कि क्या किस आधार पर बरी। और मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की एनआईए कोर्ट के फैसले को लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस बेनकाब हुई है और जिसमें तत्कालीन कांग्रेस ने भगवा आतंक शब्द इस्तेमाल किया था। साध्वी प्रज्ञा, उनके बहुत सारे साथी, और उस घटना को जब वो घटना होती है और वहां पे एक मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए कांग्रेस भगवा जैसे शब्द को आतंक बताती है। यानी भगवा आतंक का प्रतीक कभी हो ही नहीं सकता। भगवान सूर्य का रंग लाल है, भगवा है। जब लालिमा आकाश में चमकती है तो उसका रंग भगवा होता है। छत्रपति शिवाजी के ध्वज का रंग भगवा है। हनुमान जी को भगवा चूड़ा चढ़ाया जाता है। और हर प्रकार की क्रांति का जो राष्ट्रीय भक्ति के रूप में होती है उसका रंग भगवा होता है। आतंक का प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने इस शब्द को बदनाम करने का काम किया, षड्यंत्र करने का काम किया, तो कांग्रेस भी बेनकाब हुई है। साध्वी प्रज्ञा सहित सारे वो सब लोग जिनको दोषी करार देने का काम किया गया, वो सब लोग आज उससे मुक्त हुए, दोष से मुक्त हुए। उनको बिना किसी सजा के, बिना किसी अपराध के निर्दोष साबित करते हुए उनको मुक्त करने का काम किया। निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है। और ऐसे षड्यंत्रकारी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो लगातार तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे सब लोग बेनकाब होने का काम हुआ। इस फैसले को लेकर किसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। में कई सालों तक केस चलती रही थी और मालेगांव 19 साल तक मतलब इसकी चर्चा चलती रही। लेकिन आखिर में मतलब कोर्ट को मतलब उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि वहाँ जो एविडेंसेस है, एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है। तो इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से सनातन पे भगवा आतंकवाद मढ़ा गया, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या सोनिया गांधी, क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? 7 लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा से लेकर और भी 6 लोग थे, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुए और सनातन पे टिप्पणी किया गया, क्या सनातनी आतंकवादी हो सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में तुलसी जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने तुलसी मंदिर पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किए, विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने संत मोरारी बापू की कथा में भी शिरकत की। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही और सीएम योगी के पहुंचने पर जय श्री राम का उद्घोष गूंजा। वहीं सीएम योगी ने गनीवा कृषि विज्ञान केंद्र में तुलसी प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन के लिए सबको आगे आना होगा। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से।
क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुलाकात की। लखनऊ में ब्रजेश पाठक के साथ किसान नेता राकेश टिकैत की मुलाकात के मामले ने हलचल तेज कर दी। इन मुलाकातों को यूपी चुनाव 2027 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जाट राजनीति को साधने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी माननीय डिप्टी सीएम हैं, तो मुलाकात तो हो ही सकती है, उसका कोई विषय नहीं, अच्छा है। और राकेश टिकैत जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो मुझको लगता है कि कोई समस्या नहीं है और वो ठीक प्रकार से जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है मुझको जानकारी नहीं, पर मुझको लगता है सब चीज पॉजिटिव है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने खाद्य पदार्थों की मात्रा, कीमत और गुणवत्ता में फर्क को लेकर सदन में ये मुद्दा उठाया और रवि किशन ने इस दौरान कहा कि ढाबों और दुकानों पर समोसा सस्ता और ज्यादा मिलता है, तो वहीं 5 स्टार्स में उसी समोसे की कई गुना कीमत देनी होती है। इसे लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए।